बहुत कम फिल्म मेकर्स होते हैं जो अपने काम की वजह से अपना फैंडम पूरी दुनिया में फैला पाते हैं एंड डेफिनेटली क्रिस्टोफर नोलन उन्हीं में से एक हैं जिनके नए आइडियाज और मूवीज को देखने के लिए लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और इस चैनल पर हमने भी बहुत बार उनकी मूवीज के बारे में बात किया है, बट कभी सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में बात नहीं किया। एंड डेफिनेटली उनकी इंट्रिगिंग पर्सनैलिटी के पीछे बहुत सारी कहानियां हैं जो एज अ क्रिस्टोफर नोलन फैंस हमें पता नहीं चल पाती। जैसे कि क्रिस्टोफर नोलन की कौन सी मूवी है जिसमें उन्होंने खुद काम किया था, क्रिस्टोफर नोलन के आइकॉनिक आउटफिट के पीछे क्या कारण है और वो हमेशा हमें दो तरह के ही कपड़ों में क्यों देखने को मिलते हैं, कैसी रही ये फिल्म मेकिंग को लेकर उनकी इनिशियल जर्नी, उन्होंने अपने काम के लिए कहां से इंस्पिरेशन उठाए हैं और दुनिया भर में उन्हें कौन कौन से अवार्ड्स दिए गए हैं। आप ये सब तभी जान पाएंगे जब आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मशहूर फिल्म मेकर क्रिस्टोफर नोलन, जिनका पूरा नाम क्रिस्टोफर एडवर्ड नोलन है, उनका जन्म 30 जुलाई 1970 को इंग्लैंड लंदन के वेस्टमिनिस्टर में हुआ था, जहां पर उनके पिता ब्रेंडन जेम्स नोलन एक ब्रिटिश एडवर्टाइजिंग कंपनी के अंदर क्रिएटिव डायरेक्टर थे। वहीं पर उनकी मां क्रिस्टीना जेनसन एक अमेरिकन फ्लाइट अटेंडेंट थी जो बाद में एक इंग्लिश टीचर बन गयी। क्रिस्टोफर नोलन के एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम मैथ्यू नोलन है। वहीं पर उनके छोटे भाई जॉनथन नोलन एक बहुत ही बेहतरीन राइटर हैं, जिनके साथ ही मिलकर यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी कई सारी हिट्स को दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्रिस्टोफर नोलन को फिल्म्स बनाने के लिए इंस्पिरेशन कब और कहां आई थी। ये इंस्पिरेशन उनको बचपन से ही मिल गई थी, जहां पर बचपन में ही वो साइंस फिक्शन के दीवाने थे और मूवीज जैसे कि 2001 अ स्पेस ओडिसी और स्टार वॉर्स ने उनके फिल्मिंग को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस किया था, जहां पर वो बचपन में ही अपने पिता के सुपर 8 कैमरा का इस्तेमाल करके स्टॉप मोशन एनिमेशन के साथ अपने टॉयज और एक्शन फिगर्स के साथ इन मूवी के सीन्स को रिक्रिएट करते थे, जहां पर उनके भाई जॉनथन नोलन इन मूवीज के लिए सेट को क्ले से बनाया करते थे। वहीं पर उनके अंकल जो नासा में काम किया करते थे, वो भी कई सारे मून मिशंस और स्पेस मिशंस के फुटेज को उन्हें भेजा करते थे। और इन सारी चीजों को देखने के बाद 11 साल की उम्र में क्रिस्टोफर नोलन डिसाइड कर लिया कि वो एक्चुअली एक फिल्म मेकर ही बनेंगे। अब जैसा कि 11 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म मेकर बनने का फैसला कर लिया था, स्कूल टाइम में भी उन्होंने अपने इंटरेस्ट से जुड़े हुए कई सारे दोस्त बनाए, जिनमें से रोको बेलेक के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली शॉर्ट फिल्म टारंटेला को रिलीज किया, जो इमेज यूनियन के अंदर शोकेस की गई थी। साथ ही साथ इसे PBS यानी पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग सर्विस पर भी दिखाया गया था, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन ने खुद एक पार्ट प्ले किया था। स्कूल से निकलने के बाद वो इंडस्ट्रियल फिल्म्स और कॉर्पोरेट फिल्म्स के अंदर स्क्रिप्ट राइटर और कैमरा ऑपरेटर का भी काम करते थे। और इसी दौरान 1996 में उन्होंने लारेंसी नाम की एक शॉर्ट फिल्म को क्रिएट किया था, जो एक ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी और इसे 1996 के कैम्ब्रिज फिल्म फेस्टिवल के अंदर वन ऑफ द बेस्ट यूजुअल शॉट्स के रूप में चुना गया था। लेकिन बाद में कुछ अननोन रीजंस की वजह से ये मूवी लोगों के बीच में कहीं पर भी नहीं दिखी, जिसके बाद उन्होंने 1997 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर डूडल बग भी रिलीज किया, जो एक इंडी मूवी के हिसाब से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। लेकिन इसके बाद 90s के जमाने में क्रिस्टोफर नोलन अपने करियर को एक लेवल ऊपर ले जाना चाहते थे और 1990 के जमाने में लैरी महोने के साथ वो मिलकर एक फुल फ्लैश्ड मूवी बनाना चाहते थे, लेकिन ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई। इवेंचुअली उन्हें द फॉलोइंग नाम के एक शॉर्ट मूवी का आइडिया आया, जो कहानी थी एक फील्ड राइटर जेरेमी थियोबॉल्ड की, जो अपने इंस्पिरेशंस के लिए लोगों का पीछा करता था और उनकी कहानी जानने की कोशिश करता था, बट अंत में इसी के चलते वो प्रॉब्लम में फंस जाता है। क्रिस्टोफर नोलन इस चीज के लिए अपने एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस से इंस्पायर हुए थे, जहां पर एक्चुअली उनके अपार्टमेंट में चोरी हुई थी। खैर, इस मूवी को बनाने के लिए तकरीबन 3000 पाउंड का खर्चा आया था और इसे साल भर के अंदर बनाया गया था, जहां पर साल के हर एक वीकेंड पर ही इस मूवी की शूटिंग होती थी। इवेंचुअली ये मूवी चल गई और ये लोगों और क्रिटिक्स को काफी पसंद आई, जहां पर कई सारे लोगों ने इस मूवी को एल्फ्रेड हिचकॉक के कई सारी क्लासिक मूवीज से भी कंपेयर किया। और यहाँ पर द फॉलोइंग मूवी की सक्सेस ने ही क्रिस्टोफर नोलन के लिए हॉलीवुड का दरवाजा खोला और उनकी पहली हॉलीवुड मूवी मोमेंटो बन पाई। बट इस मूवी का भी आइडिया क्रिस्टोफर नोलन और जॉनथन नोलन को शिकागो से LA एक रोड ट्रिप के दौरान आया था, जहाँ पर जैसा कि जॉनथन नोलन जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी की एक साइकोलॉजी स्टूडेंट भी रह चुके थे, उन्हें रेट्रोग्रेड एमनीशिया एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लग रहा था, जिस पर क्रिस्टोफर नोलन ने उन्हें इनकरेज किया कि वो इस पर एक फुल फ्लेश्ड कहानी लिखें। और इसी कॉन्सेप्ट पर जॉनथन नोलन और क्रिस्टोफर नोलन ने मोमेंटो मूवी की शुरुआत की।
अब जाहिर सी बात है कि क्रिस्टोफर नोलन को मूवी बनाने का 30 साल से भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिसमें जमाना बदला, ट्रेंड बदला और फैशन बदला, बट जो नहीं बदला वो था क्रिस्टोफर नोलन का ड्रेसिंग सेंस। लेकिन उनके इस आइकॉनिक आउटफिट के पीछे आखिर रीजन क्या है? वेल, रीजन बड़ा ही सिंपल सा है। वो अपनी सारी की सारी एनर्जी को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिल्म मेकिंग में ही लगाना चाहते हैं, और वो रोज सुबह उठकर इस बात पर अपना दिमाग नहीं खर्च करना चाहते कि वो आज पहनेंगे क्या। इसीलिए उनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरह के कॉस्ट्यूम हैं, एक सर्दियों वाले और एक गर्मियों वाले। खैर, ड्रेसिंग सेंस तो सब्जेक्टिव हो सकता है, जिसके कारण ये बात समझ में आ सकती है, बट आज के मॉडर्न जमाने में खुद को इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर अवेलेबल रखना एक जरूरत बन चुकी है। फिर भी आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर क्रिस्टोफर नोलन को चाह कर भी नहीं ढूंढ सकते, क्योंकि उनका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट नहीं है। सोशल मीडिया अकाउंट तो छोड़िए, उनका खुद का कोई पर्सनल ईमेल एड्रेस नहीं है, और ईमेल एड्रेस तो छोड़िए, उनका खुद का कोई स्मार्टफोन तक नहीं है। वेल, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टोफर नोलन, ये सारा त्याग वो अपने क्राफ्ट के लिए करते हैं, और जब भी वो इन क्राफ्ट्स को डेवलप कर रहे होते हैं, वो नहीं चाहते कि उन्हें कोई डिस्टर्ब करे, और उनके हिसाब से वो किसी न किसी के फोन से हर दम 2 फीट की दूरी पर होते हैं, और जब भी उन्हें जरूरत होती है वो किसी से फोन मांगकर किसी को कॉल कर लेते हैं। वेल, इतने बोरिंग और अपने आप में बिजी रहने वाले इंसान के साथ कौन सी ही औरत शादी करेगी? वेल, ऐसा आपको लगता होगा, लेकिन सच तो ये है कि क्रिस्टोफर नोलन ने अपनी गर्लफ्रेंड एमा थॉमस से अपनी कॉलेज टाइम में ही 19 साल की उम्र में शादी कर ली थी। इतना ही नहीं, वो आज तक क्रिस्टोफर नोलन की हर एक मूवी के अंदर उनकी एक प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, और उनके 4 बच्चे हैं। जाहिर सी बात है, दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे समझते हैं, और दोनों एक दूसरे की प्रायोरिटीज को इज्जत देते हैं। अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की बिहाइंड द सीन मेकिंग्स को देखा है, तो आपने इस बात को तो जरूरी नोटिस किया होगा कि क्रिस्टोफर नोलन हमेशा अपने साथ एक फ्लास्क रखते हैं, जिसके अंदर ठंडे या गर्म लिक्विड को उसके टेम्परेचर के साथ रखा जा सकता है। बट टू और सरप्राइज, इसके अंदर कोई भी प्रकार का क्वेश्चनेबल लिक्विड क्रिस्टोफर नोलन नहीं रखते, बल्कि इसके अंदर वो अपनी एनर्जी का राज रखते हैं, और वो कुछ और नहीं बल्कि सिंपल सी टी होती है। बैटमैन बिगिंस के दौरान मॉर्गन फ्रीमैन और माइकल केन को भी इस फ्लास्क पर काफी ज्यादा शक हुआ था, बट बाद में उन्हें पता चली गया कि नॉर्मल टी ही है। खैर, क्रिस्टोफर नोलन की फिल्मिंग का एक और बहुत बड़ा फैक्ट है, और वो ये है कि आज के जमाने में जैसा कि CGI का इस्तेमाल पूरे के पूरे विजुअल इफेक्ट्स को क्रिएट करने में लगाया जाता है, क्रिस्टोफर नोलन आज के जमाने में भी प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का ही इस्तेमाल करते हैं। और जैसा कि मैंने इस चैनल पर उनकी इंडिविजुअल मूवीज के बारे में बताया है, उनमें कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर वो या तो कई बार मिनिएचर्स का इस्तेमाल करते हैं, या तो कई बार रियल लाइव चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं द डार्क नाइट रिटर्न्स का, जिसमें बैटमैन का चेस सीक्वेंस बेसिकली मिनिएचर्स थी। वहीं पर टेनेट का प्लेन वाला सीक्वेंस बेसिकली एक एक्चुअल प्लेन था, जिसे मूवी के लिए खरीदा गया था और उसका इस्तेमाल किया गया। फाइनली ओपेनहाइमर मूवी के अंदर एटॉमिक बॉम्ब के एक्सप्लोजन्स को दिखाने के लिए यहाँ पर मिनिएचर एक्सप्लोजन को इस्तेमाल किया गया। अब जैसा कि क्रिस्टोफर नोलन को अलग अलग प्रकार के मूवीज और जॉनरास को एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए जाना जाता है, क्या आपको मालूम है कि इनमें से सबसे फेवरेट जॉनरा क्रिस्टोफर नोलन का कौन सा है? वेल, सरप्राइजिंगली वो साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि उनका फेवरेट जॉनरा एस्पियोनाज यानी स्पाई मूवीज हैं, जिसमें स्पेसिफिकली जेम्स बॉन्ड की मूवीज उनकी बहुत ही फेवरेट हैं, और उनमें सबसे फेवरेट है ऑन हर मैजेस्टी सीक्रेट सर्विस मूवी। टेनेट मूवी को क्रिएट करने के दौरान क्रिस्टोफर नोलन ने इस बात को एग्री किया था कि टेनेट मूवी के अंदर एस्पियोनाज के सीन्स जेम्स बॉन्ड मूवीज जैसे न लगे, इसीलिए उन्होंने कई सालों तक अपनी फेवरेट बॉन्ड मूवीज नहीं देखी थी। वेल, डेफिनेटली हम उन्हें किसी नई बॉन्ड मूवी को बनाते हुए जरूर देखना चाहेंगे। लेकिन इतने सारे बेहतरीन मूवीज देने के बाद भी क्रिस्टोफर नोलन के करियर में कुछ पछतावे भी हैं, जहां पर वो कुछ मूवीज एक्चुअली देना तो चाहते थे, पर वो वक्त पर दे नहीं पाए, और उनमें से शायद एक है जिम कैरी स्टारिंग हॉवर्ड ह्यूज की कहानी। हॉवर्ड ह्यूज बेसिकली अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर एक रिच बिजनेसमैन के साथ साथ एक एविएटर और एक टैलेंटेड इंजीनियर भी थे, लेकिन उनकी ट्रेजिक एंड एक मूवी का एक बहुत ही बेहतरीन प्लॉट बन सकती थी। सरप्राइजिंगली यहाँ पर उनसे पहले मार्टिन स्कॉर्सेसे ने बाजी मार ली, वो भी लियोनार्डो डिकैप्रियो के लीड के साथ। एंड डेफिनेटली इस चीज ने क्रिस्टोफर नोलन को काफी धक्का पहुंचाया था, बट मेरे हिसाब से अब भी कोई बुरा नहीं होगा क्रिस्टोफर नोलन का इस मूवी को एक बार फिर से रिकंसिडर करना। हम में से बहुत सारे लोग क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज का इंतजार उनके यूनिक आइडियाज और मल्टी लेयर नैरेटिव सिस्टम की वजह से करते होंगे, लेकिन यहाँ पर ये बात भी सच है कि इस तरह की कहानी को बनाने के लिए बहुत लंबा वक्त क्रिस्टोफर नोलन अपने दिमाग में ही बिताते हैं,
एग्जाम्पल के रूप में उन्होंने एक बहुत ही लंबा वक्त इंसेप्शन मूवी के डेवलपमेंट बिताया था और उन्हें पूरी की पूरी मूवी का एक पूरा आइडिया और स्क्रिप्ट लिखने के लिए तकरीबन 10 साल तक का वक्त लगा। वहीं पर इससे भी कहीं ज्यादा वक्त उन्हें एक्चुअली टेनेट मूवी को डेवलप करने में लगा था, जहां पर मोमेंटो मूवी का रिवर्स गन वाला सीक्वेंस ही टेनेट मूवी का इनिशियल इंस्पिरेशन बनी थी। इसीलिए बहुत बार ऐसा होता है कि क्रिस्टोफर नोलन किसी प्रकार की फ्रेंचाइजी या कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं करते। खैर, हर एक बेहतरीन क्रिएटर कहीं न कहीं से सीखता ही है और वो कहीं न कहीं से इंस्पिरेशन जरूर लेता है। क्रिस्टोफर नोलन के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही है, जहाँ पर कई सारे उनकी मेटाफिजिकल के कॉन्सेप्ट्स रियल लाइफ आर्टिस्ट से आए हैं, जैसे कि अर्जेंटीनियन राइटर जॉर्ज लुइस बोर्गेस, जिनकी कहानी फ्यूज द मेमोरीज ने उन्हें मोमेंटो मूवी का आइडिया दिया और जिस नॉन लिनियर स्ट्रक्चर की कहानी की हम सब फैन हैं, उसका इंस्पिरेशन यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन को ग्राहम स्विफ्ट की वाटरलैंड नॉवल से आया था, जिसके अंदर कई सारी पैरेलल टाइमलाइन्स की कहानी चलती है। साथ ही साथ वो अपने विजुअल लैंग्वेज के लिए पिंक फ्लॉयड द वॉल मूवी और पल्प फिक्शन से भी इंस्पायर्ड हुए थे, जो क्विंटन टेरेंटिनो की अपनी एक मास्टरपीस है। इसके अलावा उनकी फिल्मिंग के स्टाइल के अंदर ये भी आता है कि वो डिजिटल रिकॉर्डिंग से ज्यादा रेगुलर फिल्म स्टॉक को प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पुराना तरीका नए तरीके से काफी ज्यादा बेहतर था और उससे उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। बात करें अगर अवार्ड्स एंड नॉमिनेशन की, तो क्रिस्टोफर नोलन को यहाँ पर 5 एकेडमी अवार्ड, 5 ब्रिटिश फिल्म एकेडमी अवार्ड्स और 6 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा चुका है। साथ ही साथ उन्हें 2006 में UCL के ऑनररी फेलो और 2017 में उन्हें डॉक्टरेट दिया गया। साथ ही साथ वो साल 2011 से लेकर 14 तक फोर्ब्स के सेलिब्रिटी 100 लिस्ट के अंदर भी आए थे। साथ ही साथ 2012 में वो यंगेस्ट डायरेक्टर बने थे लॉस एंजलिस चाइनीज थिएटर के सामने एंड और फुटप्रिंट देने वाले, और वो साल 2015 की टाइम मैगजीन के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन द वर्ल्ड की लिस्ट में भी आए थे। साथ ही साथ उन्हें 2019 में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर भी चुना गया था और इस साल यानी साल 2023 में उन्हें फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट की तरफ से पब्लिक सर्विस अवार्ड दिया गया उनकी मूवी ओपेनहाइमर से। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप क्रिस्टोफर नोलन के बारे में और क्या क्या जानते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्द ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा। तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।